Now starting with a new chapter, chapter number 4, molecular basis of inheritance. Now before starting with the detail of this chapter, as you have studied in chapter number 3, that is heredity and variation, about Mendel's experiment. Mendel performed the experiment on pea plant. He made certain laws of heredity, certain laws for genetics, three main laws made by the Mendel: law of dominance, law of independent assortment, and law of segregation of character. So all these laws are made by the Mendel, but till the end Mendel is not able to explain what actually the genetic material is. That is, which material is responsible for transmitting the trait from one generation to the other generation. What actually the genetic material is was not known by the Mendel. Mendel given the name as a factor or determiner, to which we called now as a gene or DNA or chromosome. As we know, gene is the actual genetic material. Today we know chromosome is responsible for heredity, chromosome is responsible for inheritance, which is made up of DNA, and the fragment of DNA is called as gene. तो आज हम जीन के बारे में जानते हैं, लेकिन मेंडल को उस जमाने में उस टाइम पे नहीं मालूम था कि जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. मेंडल के बाद, मेंडल के जाने के बाद, मेंडल की डेथ के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इस बात को क्लैरिफाई किया कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए ही है. एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. दैट इज डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द कैरेक्टर, ट्रांसमिटिंग द ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. तो इस चैप्टर में हमको डीएनए के बारे में पढ़ना है. इस चैप्टर में कैसे प्रूव किया गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, वो हमें समझना है. उसके बाद डीएनए की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ना है, डीएनए में कैसे रेप्लिकेशन होता है, डीएनए कैसे डबल होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है. डीएनए कैसे फंक्शन करता है, हाउ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या है, इस चैप्टर में हम समझेंगे. तो दिस एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन डीएनए. ओके, नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के लिए, एज सेड अर्लियर, इनहेरिटेंस के लिए, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के लिए हमारा डीएनए रिस्पॉन्सिबल है. उस डीएनए को मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें स्टडी करना है. नाउ starting with the basic thing of this chapter, the discovery of DNA. मेंडल ने तो डीएनए नाम नहीं दिया था. मेंडल ने तो सिर्फ इतना कहा था कोई फैक्टर है, कोई डिटरमाइनर है सेल के अंदर जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है. तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, डीएनए को कैसे फाइंड आउट किया गया. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है डिस्कवरी ऑफ डीएनए, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड का ही टाइप है डीएनए. तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए के लिए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का कैसे इन्वेंशन हुआ, यहां से लेके टू द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. आज हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जिसे वेटसन और क्रीक ने प्रपोज किया था, वो डीएनए का एट प्रेजेंट सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा है. तो न्यूक्लिक एसिड से लेके डबल हेलिक्स डीएनए तक का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इन्वेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ यहां पे समराइज किया है. इन 1869 फेडरिक मिशन नाम के साइंटिस्ट ने, ये एक्चुअल में WBCs पे काम कर रहे थे, ये साइंटिस्ट थे WBCs पे काम कर रहे थे. ही आइसोलेट द WBCs फ्रॉम द पस. पस जो वुंड में व्हाइट कलर का सिक्रीशन निकलता है जिसमें डैमेज टिश्यूज होते हैं, WBCs होती है. पस में WBC इज वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट. तो उन्होंने लोकल हॉस्पिटल से कुछ यूज्ड बैंडेजेस लिए जिसमें बहुत सारा पस लगा था, उसमें से पस को आइसोलेट किया और उस पस को सॉल्ट सोल्यूशन से वॉश किया. सॉल्ट सोल्यूशन से वॉश करने के बाद उस सस्पेंशन को
अल्कलाइन सोल्यूशन से, माइल्ड और वीक अल्कलाइन सोल्यूशन से ट्रीट किया। पस जिसमें WBC था उसको सॉल्ट सोल्यूशन से वॉश करने के बाद, अल्कलाइन सोल्यूशन से ट्रीट करने के बाद वो पस की WBCs जो थी वो लाइज्ड हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। WBCs के ब्रेक डाउन होने से उसके अंदर का जो न्यूक्लियाई था, उसका जो न्यूक्लियस था वो प्रेसिपिटेट हुआ। मतलब उन्होंने पस में से WBC को आइसोलेट किया, WBC में से उसके न्यूक्लियस को आइसोलेट किया। अभी न्यूक्लियस का प्रेसिपिटेट उनको मिला। अभी उस न्यूक्लियस के अंदर से ही इज एबल टू आइसोलेट द यूनिक केमिकल जो उस वक्त तक लोग नहीं जानते थे, जिस केमिकल को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। उस WBC के न्यूक्लियस के अंदर से उन्होंने ऐसे एक यूनिक केमिकल को आइसोलेट किया जिस केमिकल को नाम दिया गया न्यूक्लिन। नाउ अभी जो न्यूक्लिन नाम का केमिकल था उसमें फॉस्फोरस कंटेंट ज्यादा था। इट वॉज एसिडिक इन नेचर, फॉस्फोरस कंटेंट हाई था, एसिडिक इन नेचर था, और बाद में उसको नाम दिया गया न्यूक्लिन से उसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमको पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड का इन्वेंशन जिसकी क्रेडिट जाती है फ्रेडरिक मिशर को, न्यूक्लिक एसिड से लेकर डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA तक हमें समझना है। नाउ अभी फ्रेडरिक मिशर के एक्सपेरिमेंट के बाद और भी कई साइंटिस्ट ने उस इन्वेंशन को, उस रिसर्च को कंटिन्यू किया। बाय 1900, अर्ली 1900 तक मिशर का जो न्यूक्लिन था वो साइंटिस्ट समझ गए थे कि इट वाज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ, वो न्यूक्लिन नाम का जो केमिकल था इट वाज द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। उसमें प्रोटीन भी था और न्यूक्लिक एसिड भी था। अभी बाद में साइंटिस्ट को यह भी पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो बेसिक टाइप के हैं। आपने 11th में पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के दो बेसिक टाइप, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड एज DNA एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA। ये दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। So this all about the very basic thing about the invention, about the discovery of DNA। अभी इससे रिलेटेड और भी। Now the second side heading 4.2, the genetic material is a DNA. Now in this topic again we have to study about because it was a doubt, because Mendel doesn't give the proper answer about the genetic material। उसने genetic material को factor या determiner कहा था। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जेनेटिक मटेरियल इज DNA और कोई दूसरा केमिकल कंस्टिट्यूएंट जेनेटिक मटेरियल नहीं है, DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। दैट इज व्हाट साइंटिस्ट हैज टू प्रूव। ओके, नाउ इन द अर्ली 1900 genetics they knew, genetic expert they knew कि gene is responsible for controlling the inheritance, genes are responsible for controlling the trait। 1900 के बिगिनिंग में ही साइंटिस्ट को यह पता चल गया कि जीन इज अ जेनेटिक मटेरियल, जीन कंट्रोल इनहेरिटेंस, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द जेनेटिक कैरेक्टर्स। नाउ जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। एज वी नो क्रोमोसोम का जो पार्ट है, जो फ्रेगमेंट है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम का जो पार्ट है, उसका जो फ्रेगमेंट है, जो फंक्शनल पार्ट है, उसी को हम जीन कहते हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम मेनली कंटेन DNA एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम में मेनली DNA और प्रोटीन प्रेजेंट है। इनिशियली in the beginning, initially most of the genetics they believe, जितने जेनेटिक एक्सपर्ट थे, जो जेनेटिस्टिक्स थे, they believe कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। उस वक्त तक ये क्लियर नहीं था कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, यानी अर्ली कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से साइंटिस्ट ये समझते थे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। क्यों जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है? बिकॉज प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोटीन की जो लेंथ थी वो ज्यादा थी, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड था। इस वजह से, कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वो प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते थे और ये उनका कहना था कि प्रोटीन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन प्रोटीन, व्हाट दे बिलीव, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन प्रोटीन और एंजाइम is responsible
फॉर कंट्रोलिंग सेल मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसका इंफॉर्मेशन प्रोटीन पे है, ऐसा ओल्ड कॉन्सेप्ट था, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं। ओके और उनका यह भी मानना था कि प्रोटीन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वेरिएशन इन द स्पीशीज के अंदर जो चेंजेस होते हैं, एक स्पीशीज के जो अलग अलग मेंबर्स में वेरिएशन होते हैं, उस वेरिएशन के लिए भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा उस टाइम के साइंटिस्ट का मानना था। इन शॉर्ट व्हाट दे आर सेइंग, उनका यह कहना था कि प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटीरियल। ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोटीन को जेनेटिक मटीरियल माना गया, बट ऑन द अदर हैंड डीएनए को जेनेटिक मटीरियल नहीं माना जा रहा था। उस समय तक डीएनए को जेनेटिक मटीरियल नहीं माना जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त डीएनए का स्ट्रक्चर जो लोगों ने समझा था, उनका यह मानना था डीएनए इज क्वाइट सिंपल, इट इज वेरी स्मॉल एंड कंपोजिशन वेरीड लिटिल अमंग द स्पीशीज, यानी स्पीशीज के अलग अलग मेंबर में उनके कंपोजिशन में कोई खास चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर डीएनए प्रेजेंट होता है। एक स्पीशीज के सभी मेंबर में ऑलमोस्ट सिमिलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो उस समय तक डीएनए के स्ट्रक्चर को सिंपल माना जा रहा था, स्मॉल माना जा रहा था, और वेरिएशन न होने की वजह से डीएनए को जेनेटिक मटीरियल का स्टेटस नहीं मिला था। बट दिस कॉन्सेप्ट लेटर ऑन एज द टाइम पास, एज न्यूमरस रिसर्च गोज ऑन, इस कॉन्सेप्ट को रॉन्ग बताया गया, यानी डीएनए जेनेटिक मटीरियल नहीं है और प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है। इस कॉन्सेप्ट को रॉन्ग बताया गया। क्यों? क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो बाद में क्लियर हुआ कि डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत लार्ज है इन कंपैरिजन विद प्रोटीन एंड वेरी ट्रेमेंडसली। डीएनए के स्ट्रक्चर में बहुत ट्रेमेंडस चेंज होता है, और ये रीजन होता है कि अलग अलग मेंबर्स के बीच में जो वेरिएशन होता है उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है, डीएनए जेनेटिक मटीरियल नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को बाद में साइंटिस्ट ने रॉन्ग बताया और ये कहा कि डीएनए का स्ट्रक्चर लार्ज है। पहले उसका स्ट्रक्चर स्मॉल समझा जा रहा था, इसमें ऐसा समझा जा रहा था कि कोई वेरिएशन नहीं होता है, बट इट वेरी ट्रेमेंडसली। ओके, वेरिएशन इन डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम द वेरिएशन इन प्रोटीन। उस समय ये वेरिएशन को लेकर साइंटिस्ट कंफ्यूज थे, किस तरह के वेरिएशन की बात की जा रही है, क्योंकि प्रोटीन की जो वेरिएशन की बात थी वो इन टर्म्स ऑफ शेप था, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज था, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन था, लेकिन डीएनए का वेरिएशन अलग टाइप का वेरिएशन है। नो डाउट प्रोटीन का शेप अलग अलग होता है, प्रोटीन अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है, प्रोटीन का इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज वो वेरी करता है, प्रोटीन के फंक्शंस, एंजाइम्स के फंक्शंस अलग अलग हैं, नो डाउट। लेकिन डीएनए को जब अलग एंगल से देखा गया तो डीएनए में इससे ज्यादा डिफरेंस निकला। डीएनए में एज फार एज शेप इज कंसर्न, स्ट्रक्चरल शेप में ज्यादा चेंज नहीं था, लेकिन क्या चेंज था, जो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो आपने 11th में पढ़ा है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का जो चेंज था वो बहुत ज्यादा चेंज था, और उसके अंदर इस चेंज होने की वजह से वो अलग अलग मेंबर्स में जो वेरिएशंस आते हैं उस वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेटर ऑन जेनेटिक्स कन्विंस्ड, इस बात को वो मान गए दैट डीएनए एंड नॉट एंड जेनेटिक्स दे कन्विंस दैट डीएनए and protein was and not protein. Later on they realize, और वो इस बात को मान लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना कि प्रोटीन। अभी इस बात को यहां पे साइंटिस्ट ने माना क्योंकि इस ड्यूरेशन में 25 साल का कुछ ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में बहुत सारी रिसर्च की गई इस बात को प्रूव करने के लिए कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए हैं। 3 एक्सपेरिमेंट, 3 अलग अलग साइंटिस्ट के परफॉर्म किए गए 3 एक्सपेरिमेंट। पहला है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सेकंड है एवरी मैक्लोइड एंड मैकार्डीज एक्सपेरिमेंट, और तीसरा है हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, और तीनों एक्सपेरिमेंट का मतलब सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है
कि तीनों एक्सपेरिमेंट में ये बात प्रूव करने की कोशिश की गई है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ये आगे जाके कंफर्म हो गया, प्रूव हो गया कि डीएनए एक्चुअली इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इन शॉर्ट, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। तो जो चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अब ये हमें प्रूव करना है कि हाउ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, नॉट द अदर बायोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स जेनेटिक मटेरियल नहीं है, दूसरे केमिकल कंस्टिट्यूएंट जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ओनली न्यूक्लिक एसिड, ओनली डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। Now starting with the first experiment to prove DNA is a genetic material, the first experiment was done by Griffith and it was given as a name Griffith experiment. Now according to Griffith experiment, the description is given here. I'll try to explain you that what is Griffith experiment, how did he perform the experiment, उनका क्या concept था, सब मैं basic चीज explain करता हूँ। Griffith performed the practical on Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae is a bacteria and this bacteria is responsible for causing pneumonia in humans and some other mammals. Streptococcus pneumonia is a type of bacteria which is responsible for causing pneumonia. Pneumonia is a lung disease responsible for causing pneumonia in human and some other mammals. Now, Streptococcus pneumonia has 2 main strains. इसके 2 मेन टाइप हैं, 2 टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हैं। उसमें फर्स्ट टाइप जिसको एस टाइप बोलते हैं और सेकेंड वाला इज आर टाइप। ये दोनों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसके 2 टाइप है। एस टाइप क्या है? एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ टाइप। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का स्मूथ टाइप, जिसके ऊपर एक स्मूथ एडिशनल कवरिंग है, प्रोटीन की कवरिंग है, एंड दिस स्मूथ टाइप इज पैथोजेनिक। Pathogenic means it is virulent, it is responsible for causing disease, it is responsible for creating problem, it is encapsulated, उसके ऊपर एक कैप्सूल, एक एनवेलप जैसी कवरिंग होती है। रफ टाइप जो है, जिसको R stands for रफ टाइप, R का मतलब रफ टाइप है, ये नॉन पैथोजेनिक है, मतलब इससे निमोनिया का प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड इट इज नॉन कैप्सुलेटेड, उसके ऊपर एडिशनल एनवेलप या एडिशनल कवरिंग नहीं है। तो जो ऊपर की एडिशनल कवरिंग है वही एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके ऊपर कवरिंग है, ये कैप्सुलेटेड है, पैथोजेनिक है। इसके ऊपर कवरिंग नहीं है, ये नॉन पैथोजेनिक है। अभी ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अलोंग विद दिस बैक्टीरिया उन्होंने माइस लिया और 4 सेट में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। उन्होंने माइस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, उस बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया और प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। अभी इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही हैड टेकन आर टाइप। रिमेंबर, आर स्टैंड्स फॉर रफ टाइप विच इज नॉन पैथोजेनिक। जब आर टाइप को माइस में इंजेक्ट किया, तो ये आर टाइप वाला जो माइस था, इसको निमोनिया नहीं हुआ और ये माइस बच गया, सर्वाइव्ड। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट लॉजिकल, बिकॉज आर टाइप इज नॉन पैथोजेनिक। तो इसके वजह से माइस को प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये माइस बच गया, चूहा बच गया। द सेकेंड टाइप, इन द सेकेंड केस, अभी सेकेंड केस में उसने एस टाइप का बैक्टीरिया इंजेक्ट किया सेकेंड माइस में। बच्चों, एस टाइप का बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, तो ये माइस को निमोनिया हो गया और ये माइस निमोनिया की वजह से मर गया। ये बात भी समझ में आती है, क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, कि एस टाइप जो है वो पैथोजेनिक है, इसको निमोनिया हुआ और ये चूहा मर गया। थर्ड स्टेप में उसने क्या किया? थर्ड स्टेप में रिमेंबर, एस टाइप जो पैथोजेनिक है, एस टाइप को इंजेक्ट करने से पहले उस टेस्ट ट्यूब में एस टाइप को लेकर हीट किया। हीट करने की वजह से वो बैक्टीरिया मर गया। अब हीट किल्ड एस टाइप, यानी एस टाइप का जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, हीट करने के बाद जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस को निमोनिया नहीं हुआ एंड द माइस सर्वाइव्ड।
ये बात भी लॉजिकल है, ये बात भी समझ में आती है कि जो पैथोजेनिक टाइप का बैक्टीरिया था उसको गर्म करके मार डाला और उसके बाद माइस में इंजेक्ट किया तो माइस को कुछ नहीं हुआ. इट इज लॉजिकल. नो फोर्थ स्टेप, इसमें थोड़ा सा इलॉजिकल चीजें हैं लेकिन समझना है. फोर्थ स्टेप में उसने क्या किया, नाउ लिसन हियर. देखो बेटा, ये वाला स्टेप जिसमें चूहा बच गया, इन दिस केस माइस सर्वाइव्ड, इन दिस केस ऑल्सो माइस सर्वाइव्ड. अभी ये दोनों का मिक्सचर मतलब ये वाला सस्पेंशन और ये वाला सस्पेंशन, इन दोनों को मिक्स करके यहां पे डाला तो यहां पे चूहा सरवाइव नहीं किया, यहां पे वो मर गया, निमोनिया से मर गया. लेट मी क्लैरिफाई. In the fourth test tube, what he has taken, heat killed S type alone is non-pathogenic. और उसमें क्या मिक्स किया, live R type alone is non-pathogenic. ये अकेला नॉन पैथोजेनिक था. ये दोनों को मिलाकर जब उसने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस को निमोनिया हुआ और निमोनिया होने के बाद माइस मर गया. ओके, कंफर्म करने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल को रिपीट किया और रिपीट करने के बाद लास्ट में उन्होंने क्या किया कि वो मरे हुए चूहे में से जैसे ही चूहा मरा उसके अंदर से ब्लड को कलेक्ट किया और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सरप्राइजिंगली व्हाट ही ऑब्जर्व इन द ब्लड ऑफ दिस डेड माइस, फोर्थ स्टेप में जो डेड माइस था इसके ब्लड में से उनको क्या मिला, इसके ब्लड में से उनको लाइव एस टाइप, ये वाला लाइव एस टाइप उनको मिला. ये तो उन्होंने इंजेक्ट ही नहीं किया था. इस चूहे के अंदर क्या इंजेक्ट किया था, हीट किल्ड एस टाइप और लाइव आर टाइप, ये दोनों को इंजेक्ट किया था. लेकिन मरने के बाद चूहे के ब्लड में से क्या मिला, चूहे के ब्लड में से उनको इसमें से उन्होंने रिकवर किया लाइव एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ही रिकवर्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ डेड माइस. नाउ सरप्राइजिंगली ये यूज नहीं किया, फिर भी इनको रिजल्ट में से उस चूहे में से लाइव एस टाइप का बैक्टीरिया मिल रहा है. ये कैसे पॉसिबल हुआ? अभी बहुत से क्वेश्चंस माइंड में आ रहे थे ग्राफिक के, बहुत सारे लॉजिक्स चल रहे थे. अब ये तो क्लियर हो गया कि कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसके वजह से लाइव आर टाइप का बैक्टीरिया लाइव एस टाइप के बैक्टीरिया में चेंज हो गया. लाइव आर बैक्टीरिया changes into S type of bacteria. S bacteria, as we know, S type of Streptococcus pneumoniae is pathogenic. यानी ये चूहा मरेगा तो लाइव एस बैक्टीरिया से ही मरेगा. ये चूहा मरा, फाइनली ये चूहा मरा, इसका मतलब कुछ तो ऐसा हुआ इसकी बॉडी में जिसकी वजह से आर टाइप का बैक्टीरिया चेंज हो गया एस टाइप के बैक्टीरिया में. अभी कैसे चेंज हुआ? नाउ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द हीट किल्ड एस टाइप, हमने क्या यूज किया था, हीट किल्ड एस टाइप यूज किया था. बच्चों, जब बैक्टीरिया को हीट करके इसमें इंजेक्ट किया गया था, हीट करके किल्ड करके इंजेक्ट किया गया था, तो भी उसके अंदर डीएनए था. डीएनए हीट के वजह से जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी पैथोजेनिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई, मगर उसका डीएनए अंदर था. तो हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप, हीट करने के बाद, किल करने के बाद एस टाइप का जो बैक्टीरिया था उसका डीएनए, उसके डीएनए ने क्या किया, इसके डीएनए ने आर बैक्टीरिया को, लाइव आर बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया. अगेन लिसन एंड क्लैरिफाई दिस. जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप, जब हमने एस टाइप को हीट किल करके अलोन डाला था तो नो डाउट उसके अंदर हीट किल करने की वजह से प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गई थी, मगर उसका डीएनए अभी भी लाइव था, उसका डीएनए अभी भी फंक्शनल था. वो डीएनए अलोन कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज अंदर कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं थी, तो वो डीएनए अकेले कुछ नहीं कर पा रहा था. लेकिन जब इस हीट किल एस टाइप को लाइव आर टाइप के साथ मिक्स करके डाला गया
तो ये हीट किल एस टाइप का जेनेटिक मटेरियल मतलब जो भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसने आर टाइप के बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर दिया, एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। नाउ आर टाइप, ये आर टाइप का बैक्टीरिया एस में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट हुआ? आर टाइप बैक्टीरिया, आर टाइप दैट इज स्मूथ वन हैज टेकन अप समथिंग फ्रॉम हीट किल एस टाइप। उसने एस टाइप के बैक्टीरिया की बॉडी का या उसके सेल के अंदर का कोई तो कंस्टिट्यूएंट यूज किया, कुछ तो मटेरियल ले लिया। क्या लिया था? डीएनए लिया था। ओके, तो आर टाइप हैज टेकन समथिंग फ्रॉम हीट किल एस टाइप, और वो आर टाइप कन्वर्ट हो गया किसमें? एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज transforming principle. This is a transforming principle. This is the first experiment performed by Griffith. इसमें उन्होंने ये बताया कि genetic material is DNA because R type converts into S type by taking the genetic material from heat killed S type, that is due to transformation, due to transforming principle. उन्होंने DNA को genetic material बताया. Now the next part. Now, after the Griffith experiment, the second experiment is Avery, McCarty and McLeod's experiment, जो Griffith experiment का continuation ही है कह लीजिए। इसमें क्या किया इन्होंने? एवरी, मैककार्डी एंड मैक्लोइड्स ने, ग्रिफिथ ने दो बैक्टीरिया यूज किए थे, आर टाइप और एस टाइप। इन्होंने भी दो बैक्टीरिया यूज किया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो टाइप, आर टाइप और एस टाइप दोनों बैक्टीरिया यूज किया है। इन्होंने माइस यूज नहीं किया है, कल्चर मीडिया में प्रैक्टिकल परफॉर्म करके प्रूव किया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। दिस प्रैक्टिकल इज वेरी सिंपल। इन्होंने क्या किया? एस टाइप बैक्टीरिया के जो कंस्टिट्यूएंट्स थे, एस टाइप पैथोजेनिक है, याद रखना, एस टाइप स्मूथ टाइप जो पैथोजेनिक है, इस बैक्टीरिया को प्यूरिफाई किया, सेल फ्री एक्सट्रैक्ट, मतलब इस बैक्टीरिया के डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को और अदर मटेरियल्स को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से आइसोलेट किया। He isolate all the components, different biomolecules from the S type of bacteria which is pathogenic. इसको आइसोलेट करने के बाद इस मटेरियल को सेपरेटली अलग अलग कल्चर मीडिया जिसमें आर टाइप के बैक्टीरिया ग्रो किए गए थे उसमें ऐड किया। मतलब ये एस बैक्टीरिया का डीएनए, एस बैक्टीरिया का आरएनए, एस बैक्टीरिया का प्रोटीन और अदर मटेरियल, ये एस बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब ये टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडिया है, इस कल्चर मीडिया में आर टाइप के बैक्टीरिया ग्रो किए गए हैं। अब इस लाइव आर टाइप का बैक्टीरिया, इसमें एस टाइप के मरे हुए बैक्टीरिया का सिर्फ डीएनए ऐड किया गया। इसमें आर टाइप का लाइव बैक्टीरिया, उसमें एस टाइप के बैक्टीरिया का सिर्फ आरएनए ऐड किया गया। ये लाइव आर बैक्टीरिया, उसमें एस बैक्टीरिया का प्रोटीन ऐड किया गया। इंक्यूबेशन के बाद जब एग्जामिनेशन किया गया कुछ दिन के बाद, तो इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आर बैक्टीरिया था और एस टाइप का आरएनए था, इसका आर बैक्टीरिया ही रहा एंड तक। जिसमें प्रोटीन ऐड किया गया उसमें आर बैक्टीरिया ही रहा एंड तक, लेकिन इसमें कुछ लाइव एस बैक्टीरिया मिले। रिमेंबर, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था? आर बैक्टीरिया लिया था और एस बैक्टीरिया का डीएनए डाला गया था। तो इसमें इसका डीएनए इसमें ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में पढ़ा, इसका डीएनए इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ और आर बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया एस टाइप के बैक्टीरिया में। इससे ये कंफर्म होता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, नॉट आरएनए और प्रोटीन। यहां पे लिखा है ओनली डीएनए वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म R bacteria into S bacteria. This ability is not found in RNA or protein. That means RNA and protein is not a genetic material. Only DNA is genetic material. However, one more case. अभी इसी टेस्ट ट्यूब में अगर डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज ऐड कर दिया जाए, यानी आर बैक्टीरिया लाइव लिया, उसमें हमने एस टाइप की बैक्टीरिया का डीएनए लिया और उसमें डीएनएज एंजाइम डाल दिया। डीएनएज एंजाइम इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग डीएनए।
तो अगर डीएनए डाइजेस्ट हो गया, डीएनए कट गया, तो ये डीएनए कटा हुआ या डाइजेस्टेड डीएनए विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म आर बैक्टीरिया इनटू एस बैक्टीरिया. तो ऑन एडिंग डीएनएज इट इनहिबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अगर डीएनएज डाल दिया आपने तो आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. इससे यह कंफर्म होता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. ऑन द अदर हैंड अगर हम इसमें आरएनएज डालें और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस डालें तो इट विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट. So this experiment again prove DNA is a genetic material. Next experiment, Hershey Chase experiment, we'll do in the next lecture.